इलेक्शन गलत टाइम पर आ गया इंडिया का, या पता नहीं क्या हुआ, वहां जो तकरीरें हो रही हैं, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि वो क्योंकि वो उसमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल वो बना दी है, तो वो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल जो संजीदा सूरत हाल है और मुल्क दुनिया में बहुत हालात खराबी, ये देखें, ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ना, ये जो स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में अमेरिका में और यूरोप में शुरू हो गए और बाकी जगहों में शुरू हो गए। अब ये पूरा पूरा एक आप समझें कि जो बैनुल अक़वामी सिस्टम जो 1945 का, यहाँ तो पाकिस्तान में तो मैं 85 का सिस्टम कहता हूँ ना, और वहां जो 1945 वाला के बाद वाला सिस्टम आलमी सतह पे खड़ा हुआ था, अब वो देखें किस तरह लरज रहा है। यानी अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक कत्ले आम है, एक जाहिरियत है, वो कत्ले आम और वो जाहिरियत जिसके ऊपर एक्चुअली वो पूरा सिस्टम खड़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम, ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, मतलब है कि हकूक और सारे उधर, वो जो आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको वो अब मारा जा रहा है, तलबा को और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर उसमें वो कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं या कोई और, लेकिन वो एहतजाज कर रहे हैं तो उनको उस पर वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो वो एक सिस्टम अपने आप को ही अपनी ही नफी कर रहा है वो सिस्टम, क्योंकि वो जो लिबरल वॉइस हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, ये ह्यूमन राइट्स और लिबरल वॉइसेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ जिसमें किसी की बेइज्जती ना, हाँ जिसमें किसी को आप नफरतें ना उभारें, लेकिन ह्यूमन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। अब कितने यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स को बुला बुला के आप उनसे इस्तीफे ले लेंगे, और कितने व्हाइट हाउस के और स्टेट डिपार्टमेंट के लोग इस्तीफे देते जाएंगे, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना इसमें। और ये तो एक यानी आज थॉमस फ्रीडमैन ने बड़ा अच्छा एक लिखा है, हमारे बड़े अच्छे उनसे रहे हैं, रासिम रहे हैं और अभी भी हैं, वो थॉमस फ्रीडमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा अच्छा लिखा है कि रफा और रियाद के दरमियान अब फैसला करना है इसराइल को, रफा और रियाद के दरमियान। और उसमें उनका एक जुमला ये भी है थॉमस फ्रीडमैन का कि रिवेंज इज नेवर ए स्ट्रेटेजी, रिवेंज इज नेवर ए स्ट्रेटेजी। खूबसूरत जुमला है। अब उसमें यह है कि देखें, इसको अब ले जाए ना बैनुल अक़वामी सतह पे, तो डिस्टेबलाइजेशन है, ये डिस्टेबलाइजेशन एडिशनल फैक्टर है। अभी वो पोलराइजेशन नहीं आई जो इलेक्शन से पहले होनी है, जो अभी जन्म लेगी अमेरिका में, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक अजीब से उनके चाहने वाले हैं, सारे तो नहीं मगर बहुत से चाहने वाले वो अजीब ही हैं, जो मानते ही नहीं है, मतलब अजीब, जिन्होंने चढ़ाई कर दी थी जाके कैपिटल पे। अभी तो उन्होंने आना है सामने, खाली बाइडेन पर मुकाबला बाइडेन तो नहीं है ना, बाइडेन पर मुकाबला ट्रंप है। तो जो ट्रंप आएंगे, ठीक है, और मैदान में उतरेंगे अपने लौ लश्कर के साथ, उतरने को है, तो अब उनको सजा हो जाए, ये हो जाए, कोई तो ट्रंप ही है ना, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया ट्रंप, तो ट्रंप चाहे जेल में हो चाहे अंदर हो, तो इलेक्शन तो होगा ना, बिला मुकाबला तो नहीं, फॉर्म 45-47 का चक्कर तो नहीं है ना अमेरिका में, तो जो भी है वो जीत जाएंगे। अब वो जब इलेक्शन की पोलराइजेशन शुरू होगी तो वो किस इंतहा को ले जाएगी पूरे मुल्क को और दुनिया को। और उससे पहले ही हालात हैं कि जनाब वो एक तबाही के दहाने पे दुनिया खड़ी हो गई और अपने ही सिस्टम को निगेट कर दिया। यानी वो जो बताया ना कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, वो चूंकि उस जगह पे उसी मोमेंटम में वो लोग चल रहे थे, तो वो अभी भी वो आओ बकाया उनकी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, यूनिसेफ, ये जो बाकी आप देखें यूनाइटेड नेशंस, ये, लेकिन जो इनको बनाने वाले थे वो चूंकि अपनी जगह पे फिर गए हैं, तो अब वो सारे अपने मोमेंटम में आप देखें, इसीलिए वो आवाजें उठ रही हैं वहां से। यूनाइटेड नेशंस कभी बात करते हैं, कभी वहां पे मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, कभी वो डॉक्टर्स निकल आते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, कुछ सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा हुआ होगा। 40,000 बंदा बच्चों समेत जो है वो तकरीबन उसकी बेगुरों कफन लाशें पड़ी होंगी, और यहाँ पे ये हो रहा होगा कि नेतन्याहू को फोन करें तो नेतन्याहू फोन उठाएगा, तो नेतन्याहू ये करेगा, और महीने महीने गुजर गए। और तो ये अब सूरत हाल ये है कि यहाँ तो हम उम्मीद करते हैं कि इस्तेकाम आएगा और अकाउंटेबिलिटी होगी, और जो है वो विच हंटिंग नहीं होगी, और पॉलिटिकल सिस्टम आगे चलेगा। वो क्या रंग रूप लेगा वो अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन मकालमा तो बहुत अच्छा है। और उसमें जो है तो यकीनन मेरा ख्याल है कोई बात आगे बढ़ी है, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से
दो चार बातें मेरी नॉलेज में है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो फिर उसको उसका उसका आपके पास कोई वो नहीं होता। लेकिन ये है कि कोई मामलात जब मीडिया में इस तरह डिस्कस होते हैं तो पीछे कोई बात चल रही होती है ऑलरेडी। और शहबाज शरीफ से भी आप देखें, जब वो आरिफ हबीब साहब ने भी सवाल किया तो शहबाज शरीफ साहब ने ख़ास किस्म का कहका, एक मखसूस, शहबाज शरीफ साहब का कहका बहुत कम सुना है मैंने, ये एक बड़ा गहरा कहका था उनका, वो अच्छा कहका था, मतलब वो हंसे उस पर, मतलब उन्होंने कोई उस पर गुस्से का इजहार नहीं किया, वो बड़ा एक कहका लगा के हंसे वो। तो ये है कि ये मामला जो हैं ये आगे मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, असल बात ये है। और फिर सरमायाकारी होनी चाहिए, सिक्योरिटी उससे वाबस्ता है, खारजा पॉलिसी उससे वाबस्ता है, सोशल अनरेस्ट मुल्क में बढ़ेगा अगर ये महंगाई और ये सारे मामला आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब ये है कि रफा टू रियाद, उसी पे आ जाए ना। तो वहां पर रियाद में अब जनाब सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं, ये बारूद के ढेर पे दुनिया खड़ी है, बारूद का ढेर है और उस पर दुनिया खड़ी है पूरी इस वक्त। और अगर उसमें चिंगारियां तो लग रही हैं छोटी छोटी, लेकिन वो फायर फाइटिंग हो रही है, लेकिन वो अगर ये बड़ा कोठा अलाओ इस बारूद ये फटा तो फिर उसके बाद ये इसको संभालना मुश्किल होगा। अब जनाब मामला ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं, रियाद, और वो रियाद पहुंच रहे हैं। और इस दौरान जो है, अच्छा, सबसे जो अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में जो कलीदी किरदार अदा किया है वो मिस्र ने किया है। उसकी वजह यह है कि काहिरा तो आगे आया ना, और उनके इंटेलिजेंस चीफ जो हैं और उनके जो फौज है बड़ी, और वो तो बिल्कुल मिस्र की फौज बड़ी फौजों में से एक है, ठीक है। और मतलब इसराइल की फौज आप जो मर्जी, मिस्र की फौज एक बड़ी फौज है, ठीक है, और एक हिस्ट्री रखती है। इससे ये छोड़ दें आप 67 में क्या हुआ है वाकई, लेकिन वो मतलब इस वक्त वो इसराइल बिल्कुल जो है वो आलमी तनाई का वो भी शिकार है और साथ अमेरिका भी शिकार है। अब इशू ये है कि इसमें कायरा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तो ये कि वो क्लियर मैसेज कन्वे हुआ, पहले उनके लोग उधर गए, उनका फिर जवाब कन्वे हुआ कि भाई रफा की तरफ मत आइएगा, रफा की तरफ आएंगे तो मुआहदा खत्म है। क्या इसराइल इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि मुआहदा खत्म हो उनका उर्दन के साथ, या मुआहदा खत्म हो इजिप्ट के साथ? वो उधर इस कदर तेज झड़पें हो रही हैं इस वक्त हिजबुल्लाह के दरमियान, और सैयद हसन नसरुल्लाह, वो जो लोग भी वो जानते हैं लेबनान में हिजबुल्लाह को थोड़ा सा भी जानते हैं, या उनकी फाइटिंग पावर कितनी है, तो आप इस बात पे लोग हैरान हो, इस बात पे कि उन्होंने अपने आप को रोक के कैसे रखा हुआ है कि एक लार्जर कॉज जो है वो डाइवर्ट होकर पता चला वो हिजबुल्लाह, मैंने आपसे कहा ना कि वो आए तो वो यहाँ ये रफा के बॉर्डर पे रुके हैं, पूरा वो आ जाएंगे आगे तक, मतलब इसराइल वगैरह का वो पहले भी यही हुआ था मामला। लेकिन ये है कि वो रुके हुए हैं, लेकिन झड़पें तेज हो गई हैं, बहुत तेज हो गई हैं इस वक्त, लड़ाई वहाँ बहुत तेज है। अब जनाब इसमें क्योंकि उनका मसला अलग है और इनका हमास का मसला अलग है, और लेबनान के इशू का इनके इशू से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसराइल जो बना तो ये तो फिर बहुत सारे मुल्क आ गए ना बीच में, तो उसमें जो है वो उनका एक तनाज़ा अलग चल रहा है कि जब फौज विड्रॉ हुई थी तो वो जो है वो मुकम्मल तौर पे विड्रॉ होने के बाद वो कई जो है वो जगह ऐसी हैं जो कि मुतनाज़े हैं, जहाँ पे हिजबुल्लाह कहती है कि हमारी जगह है, इसराइल कहता है हमारी जगह। 12 अब इसमें इशू ये है कि ये आप देखें कि ये अपने सिस्टम को ही निगेट कर रहा है पूरी दुनिया में, कि वो एहतजाज कर रहे हैं, एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रही है, उनको पकड़ के मारा जा रहा है। मैंने आपसे कहा ये अभी अलग है, अभी पोलराइजेशन शुरू होनी है अमेरिकन इलेक्शन से पहले, और अगर इसको कोई रोक सकता है तो वो प्रेसिडेंट बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है कि उस इलेक्शन की इलेक्टोरल पोलराइजेशन से पहले ये जो किस्सा हुआ है, जो स्टूडेंट्स निकले हुए हैं और जो मुजाहरे हो रहे हैं उनको मारा जा रहा है, ये कोई मैसेज दुनिया में अच्छा जा रहा है? मुझे बताएं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली अक्सरियत जो है वो तो दूसरे मुल्कों से आते हैं ना बच्चे, और वो उन्हीं के ऊपर यूनिवर्सिटी चलती हैं, तो उनकी फंडिंग भी होती है, वो उन्होंने अपनी चेयर्स भी बनाई होती हैं वहाँ पे, वो डोनेट भी करते हैं। तो अगर वहाँ पर उनके स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है, और वो तो ये अमेरिका की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। चाइना पहले वहाँ नहीं जा रहा, इंडिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ से पढ़ के वापस आ जाते हैं, या कहते हैं कि हम तो भाई इधर हमारी एजुकेशन ही अच्छी है, अब तो ऑनलाइन ही काम करो, वहाँ जाने की जरूरत क्या है। तो और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। तो बात यह है कि उन्होंने अपने कैंपसेस को चलाना है ना किसी तरह, तो ये कुछ तासुर बहुत ही अजीब सा है। डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं, ये सारा उन्होंने वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनके प्रेसिडेंट्स को बुलाया जा रहा है कांग्रेस में और जरूरी करके रिजाइन करवाया जा रहा है, ये चल नहीं सकता सिस्टम।
अब सेक्रेटरी ब्लिंकन का दुश्वार तरीन दौरा शुरू हो रहा है सऊदी अरेबिया का, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें इजिप्ट ने, क्योंकि कतर दरमियान में हट गया था। कतर के साथ वो जो मामला, अमेरिका भी, उनके यहाँ भी एक अजीब सी लॉबीज हैं, उन्होंने कतर के ऊपर बात करनी शुरू कर दी कि कतर हमास के, भाई आप ये बताएं। अच्छा, आपको पता है कतर में जो ऑफिस खुला था हमास का, वो अमेरिकन कंसेंट से खुला था। अमेरिका जो है, जब ये मामला ख़राब होना शुरू हुए इलेक्शंस के बाद, तो अमेरिका ने कहा कि अमेरिकन से मतलब उनका भी, यूरोप का, इस्लामी दुनिया का सबका कंसर्न था कि वो खाना जंगी ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो ये है कि जब ये इलेक्शन हुआ था 2006-07 वाला, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान जो हुआ था, तो उसमें ये उनको पता था, ये अभी अचानक नहीं हुआ कि, लेकिन अचानक जब मुज़ाकरात में इतना आगे जाके और फिर वो कतर की जो क़यादत है उसको आप तनकीद का निशाना बनाए कि वो हमास के साथ हैं, वो उसके साथ हैं और उसके साथ हैं, और तो वो ज़ाहिर कतर ने कहा फिर आप संभालें खुद मामला। तो फिर इस मरहले पे एक तो फिर टर्की सामने आया, टर्की ने ऑफ़र किया, यकीनन किया होगा, और फिर उसके साथ ही जो एक स्टेट मैसेज है वो देखें, वो इजिप्ट ने कन्वे किया। तैयब एर्दोगन जो हैं, तैयब एर्दोगन ने को वाइट हाउस में दावत दी हुई थी, 9 तारीख को उन्होंने वाइट हाउस पहुंचना था, 9 तारीख को, और ज़बरदस्त किस्म की उनके लिए नेटो अलाई हैं, और तैयब एर्दोगन जो हैं वो उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने वहाँ पे वाइट हाउस में ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल करना था, आशाइया था, सब कुछ उनका, मेरे ख्याल से स्टेट विजिट। प्रेसिडेंट एर्दोगन ने उसको कैंसिल कर दिया, अमेरिकन को कहा कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता। देखें, मुल्कों की क़यादत जो है वो ख़ास लम्हात पे, ख़ास वक्त पे वो पहचानी जाती है, उसको पता चलता है कि वो अपने असूलों के साथ कितना खड़े हैं। यानी इनकी तरफ से कहा गया है, प्रेसिडेंट एर्दोगन की तरफ से, कि हम इस वक्त वहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि टर्की की बहुत वाज़ेह पोजीशन है गज़ा पे और फ़लस्तीनियों के लिए, और वो तो बुचर ऑफ गज़ा कह चुके हैं नेतन्याहू। तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं आ सकते। तो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से फिर ये अनाउंसमेंट हुई कि जी हम दोबारा जो हैं वो एक तारीख तय करेंगे, और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। टर्की नेटो मुल्क है, और ये जो सदर्न नेटो है कंप्लीट, जो सदर्न उसका हिस्सा है, ये तो टर्की के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। और टर्की का और बहुत उसकी जो अपनी पोजीशनिंग है, देखें ना, अभी ये गंदम की जो बहरे असवद से सारा उसकी दुनिया भर को जाना, अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें डाला, कहीं ना कहीं आगे जब मेरे ख्याल से यूक्रेन और रशिया के दरमियान बातचीत चलेगी तो टर्की भी शायद दरमियान में आए। बहरहाल एनीवे, तो टर्की की तरफ से इनकार हो गया। अब जनाब तैयब एर्दोगन पहुँच रहे हैं यहाँ पर, सारे अरब और यूरोप के और दुनिया भर के यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो तो एक है ना, वो तो होगा, उसमें मईशत क्या, उसमें तो एक तरह से नेटवर्किंग क्लब सा होता है, तकरीरें करेंगे सारे दुनिया की मईशत ठीक करने के लिए। लेकिन असल बात है ये वो है कि साइड लाइन्स पे जो बात होगी, और वो उसमें ऑफिशियली ये अब बात हो गई है कि जी इसमें गज़ा के ऊपर फौरी तौर पे और इसके ऊपर बात होगी। अच्छा, इसराइल जो है वो मान गया है, वही बड़ी हद तक मान गया है, लेकिन ये कि वो मुसवदा माना है गालिबन जिसमें कैदी अभी तक तय नहीं हुए। यानी वो है कि भाई हम कैदियों को रिहा कर देंगे, इतनी यरगमाली वहाँ से रिहा हो जाएं, वो 33 और 40 और 20 वाली फिगर, लेकिन वो सारा इजिप्ट ने कन्वे किया। वो 2-3 ऑप्शंस हैं, और वो इजिप्ट ने ही उसमें एक स्ट्रेट मैसेज होता है ना, आखिर में फिर स्ट्रेट आदमी सीधी कोई बात करके आता है, तो वो जाके ये बात करके आए हैं जो इजिप्शियन डेलीगेशन गया था।